नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीड कंट्रोल एक आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्वेश्चन उठता है कि हम लोग स्पीड कंट्रोल क्यों पढ़ते हैं। क्या होता है, आप बहुत सारे मोटर देखते होंगे जो किसी किसी पर्पज़ में यूज होते हैं, लेथ मशीन में, कहीं फैन में। तो कहीं पर हमें क्या होती है, स्पीड हमें कम या ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब मुझे अलग अलग स्पीड की आवश्यकता पड़ती है। तो अलग अलग स्पीड के लिए हमें जो मशीन होगी या जो ड्राइव्स होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्पीड बदलना पड़ेगा। इसलिए हमें स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं, स्पीड कंट्रोल को पढ़ने से पहले हम ड्राइव्स के बारे में समझते हैं कि ड्राइव्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्राइव्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट टार्क और एक होता है कांस्टेंट पावर। मतलब जो उस पर टार्क लगेगा वो क्या हो, लोड, मतलब वो कांस्टेंट हो। तो अगर उस पर लोड टार्क क्या लगा दीजिए, कांस्टेंट लगा देंगे, तो मुझे कांस्टेंट टार्क, मतलब ऐसा लोड, मशीन पर हम ऐसा लोड लगाएं जिसका टार्क क्या हो, कांस्टेंट हो। और दूसरी कंडीशन हो सकती है जिसमें पावर भी क्या हो, कांस्टेंट हो। ऐसा हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आपने डीसी मशीन में हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे भी कि एक होता कांस्टेंट टार्क, एक होता कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट टार्क क्या होता है, मेरे कहने का अर्थ है कि टार्क मेरा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट टार्क आप ये देख रहे हैं, इस फिगर से आप देखते हैं कि ये टार्क है, ये टार्क का, और ये क्या है, स्पीड का है। तो यहाँ से लेकर के, मतलब ये रेटेड स्पीड है, मतलब इसमें हमने स्पीड वर्सेस टार्क के बीच में ग्राफ ड्रा किया है। ये डीसी में भी आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, मिलेगा भी। तो यहाँ पर आप देखें, ये क्या है, रेटेड स्पीड है, जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इस रेटेड स्पीड से नीचे जो होता है, वहाँ पर क्या है, आपका जो टार्क होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और रेटेड स्पीड से ऊपर क्या होगा, आपका जो टार्क क्या होगा, वो क्या होगा, कम होता जाएगा, जबकि पावर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ड्राइव दो कंडीशन में काम करता है, एक कांस्टेंट टार्क और दूसरा कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट टार्क में क्या होगा, जो रोटर की स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगी, कम होगी। देखिए रोटर की स्पीड है और ये सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब रोटर की स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो, तो किससे, सिंक्रोनस स्पीड, मतलब इस वाले एरिया को। तो ये जो एरिया है, ये आपका एरिया क्या है, कांस्टेंट पावर है। और ये जो एरिया है, ये पूरे एरिया, ये कांस्टेंट टार्क है। ठीक है। अब आप सोचिए, कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट टार्क, मतलब हम कब रेटेड से, अगर डीसी में बात करें तो रेटेड से कम के लिए हम लोग कौन सा कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, और या वोल्टेज या आर्मेचर कंट्रोल करते हैं। और रेटेड से ऊपर मतलब बेस स्पीड से ऊपर के लिए हम लोग कौन सा कंट्रोल करते हैं, फ्लक्स कंट्रोल। ये डीसी की बात कर रहे हैं। मतलब डीसी मशीन में दो तरह के कंट्रोल थे, एक आर्मेचर कंट्रोल पढ़े थे और दूसरा था फील्ड कंट्रोल। तो आर्मेचर कंट्रोल में क्या होता है, आर्मेचर कंट्रोल में आपका जो बेस स्पीड से नीचे मिलता है, और फील्ड या फ्लक्स कंट्रोल में क्या होता है, आपका बेस स्पीड से ऊपर मिलता है। ये तो डीसी की बात है, जो कि हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। थर्ड ईयर में क्या है, आपका डीसी मशीन नहीं है, लेकिन अगर हम उससे रिलेटेड करेंगे तो ये कंक्लूजन निकलता है। ठीक है। हम लोग आज इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो ये दो चीज़ हमें मिला है कि जो मुझे स्पीड कंट्रोल, यहाँ से मुझे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो इंडक्शन मोटर का हम स्पीड कंट्रोल करेंगे वो सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर कंट्रोल करेंगे या सिंक्रोनस स्पीड से नीचे कंट्रोल करेंगे, अर्थात बेस स्पीड से नीचे होगा या बेस स्पीड से ऊपर होगा। अब हम बात करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। अब टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को वेरिएबल स्पीड
स्मूथ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के लिए स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता होती है। मतलब स्पीड कंट्रोल में क्या होना चाहिए, पहले बात तो स्पीड आप वेरिएबल करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे तो धीरे धीरे एक्सेलरेट होना, स्मूथ एक्सेलरेशन। मतलब जैसे आप कभी कभी बाइक चलाते हैं तो वो क्या है, आप एक बाइक एक्सीलरेटर को बढ़ा दीजिए तो कूद जाती है, मतलब एक्सेलरेशन स्मूथ नहीं हो रहा है। तो हमें स्पीड भी क्या चाहिए, स्मूथ एक्सेलरेशन होना चाहिए, और कम डी एक्सेलरेशन भी क्या होनी चाहिए, वो भी स्मूथ होनी चाहिए। तो ये जैसे आप क्या कि एक बैग ब्रेक मार दीजिए तो स्मूथ डिसलेशन नहीं हुआ, एक बैग हुआ तो ये जर्क आएगा, तो उसमें जर्किंग नहीं होनी चाहिए। इस सब की आवश्यकता के लिए हमें स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर इस फिगर से बात करें तो क्या है, ये सॉरी फिगर नहीं, ये इस इक्वेशन से बात करें तो जो रोटर की स्पीड होती है वो दो चीज़ पर डिपेंड कर रही है, एक सिंक्रोनस स्पीड पर और दूसरी स्लिप पर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, दो चीज़ पर डिपेंड किए, एक स्लिप पर और दूसरा सिंक्रोनस स्पीड पर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल के दो मेथड हुए, ठीक है। पहला मेथड क्या हुआ, पहला मेथड स्लीप कंट्रोल मेथड हुआ, मतलब स्लीप को जब कंट्रोल करेंगे तो उसको बोलेंगे स्लीप कंट्रोल मेथड। और दूसरा मेथड हुआ सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक्स या मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड से को कम ज़्यादा करके हम रोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या है, स्लीप कंट्रोल क्या है, यह मेथड तीन प्रकार के, मतलब अभी आपने जो फार्मूला पाया था NR=NS1-S, हम इस स्लिप की बात कर रहे हैं। तो स्लिप को हम क्या कर सकते हैं, तीन प्रकार से बदल सकते हैं। पहला मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, दूसरा है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, मतलब रोटर में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। तीसरा क्या है, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, मतलब रोटर में हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ईएमएफ इसमें इंजेक्ट करेंगे, मतलब स्टेटर में सप्लाई तो देंगे ही, रोटर में भी सप्लाई देंगे। ये तीसरा मेथड है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक्स। अभी अगेन पुनः लिखते हैं NR=NS1-S। ये तो हम मतलब इसके बारे में थ्री टाइप्स के होते हैं इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग भी स्पीड कंट्रोल भी तीन प्रकार से होते हैं, क्योंकि NS क्या होता है 120F/P, मतलब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे, दूसरा पोल चेंज करके भी स्पीड को, सिंक्रोनस स्पीड को बदल लेंगे जिससे रोटर की स्पीड बदल जाएगी, और तीसरा है स्लीप पावर रिकवरी। मतलब आपके पास स्पीड कंट्रोल करने के टोटल 6 मेथड हुए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं स्लीप कंट्रोल मेथड में, वोल्टेज कंट्रोल से हम कैसे स्लीप कंट्रोल करते हैं या कैसे स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो पहला क्या है, वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स। इंडक्शन मोटर में वोल्टेज को बदल करके स्पीड को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप अलग अलग वोल्टेज लगाइए तो आपको अलग अलग स्पीड मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस मेथड में वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से कम रखते हैं, क्योंकि रेटेड वोल्टेज से ऊपर स्टेटर का इंसुलेशन खराब हो सकता है। अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या है, आपका स्पीड भी बढ़ेगी। अब आप सोचेंगे और खूब ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दें, तो नहीं, वोल्टेज क्या है, रेटेड वोल्टेज से ऊपर बढ़ा देंगे तो क्या है, उसका जो इंडक्शन मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होगा उसका इंसुलेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से मोटर जल जाएंगे। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि जो रेटेड वोल्टेज है उससे ज़्यादा हम वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे, तो ये कहाँ तक, अगर रेटेड वोल्टेज बढ़ा कर दें तो वो कितना तक स्लिप मतलब जाएगा, उस समय स्लिप क्या हो जाएगी, मतलब रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसके ऊपर होने ही नहीं दे रहा, क्योंकि रेटेड से ऊपर आप वोल्टेज बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे दिख भी समझ में आ रहा है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज ऐसे समझ में आ रहा है कि इसका वोल्टेज कहाँ तक बढ़ाएंगे, रेटेड तक। तो रेटेड तक बढ़ाएंगे तो NS की वैल्यू क्या होगी, मतलब रोटर NR क्या है, NS के नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता है।
और क्या होता है, एक स्पीड कंट्रोल का एक सबसे अच्छा मतलब क्वालिटी ये होनी चाहिए, ये सारी जो हमने बताई कि स्मूथ होना चाहिए, एक्सेलरेशन स्मूथ, डी एक्सेलरेशन स्मूथ होना चाहिए, और उसका वाइड रेंज होनी चाहिए। वाइड रेंज मतलब हम 0 से लेकर के खूब ज़्यादा दूर तक उसकी स्पीड को क्या कर सकें, बढ़ा सके। मतलब उसका वेरिएशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए स्पीड कंट्रोल से। लेकिन इसमें जो स्पीड आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कहाँ से, 0 से लेकर के, मतलब 0 वोल्टेज तो आप लगाएंगे नहीं, मतलब बहुत छोटी वोल्टेज से लेकर के मतलब बेस स्पीड, जिसको सिंक्रोनस स्पीड के बीच ही आप कंट्रोल कर रहे हैं इस मेथड में। ऐसा तो क्लियर है, क्योंकि आप वोल्टेज अगर रेटेड से ऊपर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, मशीन जल जाएगी। अब देखते हैं कि इसको करने से क्या क्या इसका डेरिवेशन देखते हैं और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हमने क्या किया, एक इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम बनाया। एक स्टेटर होता है, रोटर होता है। हमने क्या किया, स्टेटर के इम्पीडेंस को इग्नोर कर दिया, मतलब स्टेटर को हमने 0 मान दिया, और रोटर के हमने ये JX2 और R2 SCS ले लिया। जैसे आपको याद होगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता था, ये होता था, ये R1 और ये X1, और ये आ जाता था आपका JX2, और ये आ जाता था R2-S, और यहाँ पर आप इम्पीडेंस अपना वो भी इसको तो हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते थे। हमने ये बोले कि ये क्या है, स्टेटर के साइड का ये पूरा हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। सॉरी, ये पूरी ये भी आ जाएगा, तो बचा क्या, JX2 R2/S बचा। कहीं कहीं R2/S को आपने ऐसे भी लिखा होगा, R2/S को आपने R2 और 1 - S/S R2 भी लिखा है, ठीक है, ये R2 डैश, ठीक है। तो ये क्या, ये तो कॉपर लॉस को दिखाता था और ये मैकेनिकल पावर डेवलप्ड दिखाता था, मतलब हम इसको ऐसे लिखा। अब इस इक्वेशन से अगर आप इसको इस फिगर मतलब इस सर्किट को लिया जाए तो क्या मिलेगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक याद होगा जो हम पढ़ा भी चुके हैं, तो ये आता था, और नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ पर आता था, यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या था, NR था और ये NS था। मतलब रोटर स्पीड और NS स्पीड क्या होती थी, लगभग बराबर होती थी। मतलब S की वैल्यू क्या होती है, लगभग 0 नहीं होती, 0.2% होती है। तो S की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, और जब S की वैल्यू बहुत छोटी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2/S, ये अगर छोटा है तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो वही हमने लिखा है कि R2/S की वैल्यू क्या होगी, S2 से बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी होगी मतलब क्या हुआ, S2 को आप क्या कर सकते हैं, अभी इग्नोर भी कर सकते हैं। अब टार्क का जो इक्वेशन होता है, कंप्लीट इक्वेशन यही होता है जो हम लोग स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ चुके हैं कि V1² और 3/ωs V1² अंडर RTH प्लस R2-S प्लस JXTH प्लस X2- का होल स्क्वायर R2-S होता है। हमने यहाँ पर क्या किया, X2 को इग्नोर करेंगे और स्टेटर इम्पीडेंस को इग्नोर करेंगे, मतलब RTH, XTH और ये भी इग्नोर हो गया, तो बचा क्या, R2-S बचा। वही 3/ωs V1² R2-S बचा, वही हमने लिख लिया। मतलब यहाँ से S क्या करेगा, अगर ऊपर जाएगा तो 3/ωs S V1 का होल V1² R2-। तो मतलब जो मेरा टार्क का इक्वेशन आया, जो टार्क का इक्वेशन है वो क्या आया, इस तरह से आया, 3/ωs S V1² R2-। ठीक है। अगर हम करंट की बात करें, तो यहाँ पर आपने वोल्टेज क्या लगा रखा है, सप्लाई वोल्टेज V1 लगा रखा है स्टेटर साइड, ठीक है। तो यहाँ से इसको आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो क्या लिखेंगे, I = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो V1 है, रेजिस्टेंस क्या है, R2-S है, तो S क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो I क्या हो जाएगा, SV1/R2- हो जाएगा, ठीक है। अब हमने मान लिया जो मोटर पर जो लोड लगाए हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रोटर पर जो लोड लगा रखे हैं वो
कांस्टेंट है, तो टार्क भी क्या होगा आपका, वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि जहाँ पर मोटर चलता है वहाँ पर टीई और टीएल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर लोड टार्क क्या है आपका, टीएल क्या है, कांस्टेंट है, तो टीई भी क्या होंगे, वो भी कांस्टेंट होंगे। मतलब इसको कांस्टेंट होने का अर्थ है कि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है ओमेगा एस तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और R2 रेजिस्टेंस भी क्या है, वो तो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। तो मतलब SB1 को, ये जो वोल्टेज को आप क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो स्लिप घटेगा, समझ, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। वही हमने लिखा है कि वोल्टेज को घटाए तो स्लिप क्या हो गया, बढ़ गया। स्लिप बढ़ने का अर्थ ये हुआ, अगर हम इस इक्वेशन से बात करें NR इक्वल टू NS माइनस 1S, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये बढ़ने से इसकी वैल्यू अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, NR भी क्या हो जाएगा, NR मतलब NR अब कम हो जाएगा। मतलब ये हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वोल्टेज को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, वोल्टेज को घटाएंगे तो क्या होगा, रोटर की स्पीड कम होगी, जो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन यहाँ से ये प्रूफ भी होता है कि वोल्टेज को घटाने पर ये स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे ही तो निकल रहा है, स्पीड भी कम हो रही है। अब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो स्लिप कम होगा, और स्लिप कम होने का मतलब ये कम हो जाएगा, तो NR क्या हो जाएगा, वहाँ पर NR भी बढ़ जाएगा। मतलब वोल्टेज और स्पीड में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन मिला हमें, वोल्टेज बढ़ाए तो स्पीड बढ़ा, वोल्टेज घटाए तो स्पीड घटा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या, वोल्टेज तो अभी हम बता चुके इसकी स्पीड, मतलब इसका वोल्टेज हम बेस स्पीड से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बेस स्पीड से ऊपर बढ़ाने पर इसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तो इसका स्पीड कहाँ तक आप वेरीज कर सकते हैं, 0 से लेकर के, 0 वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब लो स्पीड से लेकर के मैक्सिमम बेस स्पीड तक, मैक्सिमम नहीं जाएगा, मतलब बिलो बेस स्पीड से नीचे ही आप क्या करेंगे, इसमें स्पीड में वेरिएशन करेंगे। क्लियर है। तो वही हमने लिखा है, इस मेथड में बिलो बेस स्पीड प्राप्त होता है, मतलब स्पीड कंट्रोल जो होगा वो भी क्या होगा, बिलो बेस स्पीड होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने पाया कि S1 V1 क्या होंगे, कांस्टेंट हो गए, क्योंकि टार्क आपका क्या है, TL आपका कांस्टेंट है। अर्थात हमने ये बोला कि जो स्लिप है वो क्या है, वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाए, ये जो इक्वेशन पाए हैं, देखिए पीछे वाले से हम पाए हैं, मतलब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्लिप बहुत तेजी से कम होगा। ठीक है। करंट का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू SV1 अपान R2, जो अभी पीछे हम पढ़ चुके थे इस इक्वेशन से। ठीक है। तो यहां से आपने वोल्टेज लगा दिया था तो ये आ गया, तो इसको इग्नोर कर दिए थे, I इक्वल टू वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। तो यहां से V1 अपान V2, ये क्यों लिख दिया, हाँ ठीक है। अभी आपने पाया जो S है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपान V1 स्क्वायर के, तो हमने S की जगह क्या लिख दिया, 1 अपान V1 स्क्वायर, और जबकि V1 ऑलरेडी रखा हुआ था। R2 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। तो V1 अपान V1 का स्क्वायर, तो एक V1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपान V1। मतलब क्या हुआ, अगर आप वोल्टेज को कम करेंगे, मतलब लो स्पीड चाहिए तो लो वोल्टेज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप वोल्टेज कम करके तो स्पीड कम कर रहे हैं, लेकिन करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब जितना कम स्पीड करेंगे उसकी इंडक्शन मोटर के अंदर उतना ज़्यादा ही करंट फ्लो होगा। कहने का अर्थ है कि हमने एक ये इंडक्शन मोटर लिया, इसको क्या किया, ये 440 वोल्ट का है, इस पर हमने कितने वोल्टेज लगा दिए, 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट लगाने पर इसके अंदर क्या होगा, इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कि ये इंडक्शन मोटर जल करके
खराब हो जाएगा। यही हमने लिखा है। इस प्रकार से बेस स्पीड से बिलो मोटर की स्पीड प्राप्त करने पर मोटर द्वारा हाई सप्लाई करंट लिया जाता है और इस हाई सप्लाई करंट की वजह से मोटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में लिखा है, ये इसका डिसएडवांटेज है, वोल्टेज को रेटेड से एबव इंक्रीज नहीं करते हैं क्योंकि मोटर का इंसुलेशन खराब हो जाएगा, मतलब इसमें अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन नहीं मिलेगा। तीसरा हमने लिखा बिलो बेस स्पीड पर बहुत वाइड स्पीड प्राप्त नहीं होता है क्योंकि करंट का मान बहुत बढ़ जाता है, मतलब इससे बहुत नीचे स्पीड कम भी करेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे तक, मतलब हमने बोला 0 से लेकर के या लो स्पीड से लेकर के सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड के आसपास तो आप कर ले जाएंगे लेकिन बहुत लो स्पीड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और मोटर जल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं यह मेथड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसमें अगर आप लो वोल्टेज कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाने की वजह से लॉसेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और बहुत देर समय के लिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कर देंगे तो I²R की वजह से हीट पैदा होगा क्योंकि हीट किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है और वो क्या हो जाएगा, मोटर आपका जल जाएगा। क्लियर है? सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। अब रोटर रेजिस्टेंस मतलब हम क्या करें, रोटर में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को ऐड कर दें। अब देखिए क्या है, रोटर में जब आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो कौन सा मोटर होना चाहिए, बाउंड रोटर होना चाहिए या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होना चाहिए। मतलब ये स्क्वेयर केज में आप नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वेयर केज में स्लिप रिंग नहीं लगी होती है, तो वही हमने लिखा है। और जो पहला वाला था वोल्टेज कंट्रोल, वो दोनों के लिए, वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो या स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर हो, दोनों के लिए वो अप्लीकेबल होता है। लेकिन वो मेथड अभी हमने ये पाया कि वो मेथड अच्छा नहीं होता है, इसीलिए वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सेकेंड मेथड में एक देखिए क्या हुआ, यह मेथड ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वेयर के इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का प्रोविज़न नहीं होता है। ठीक है, फिर हम वही कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो हमने क्या किया, अंडर इग्नोर द स्टेटर इम्पीडेंस, मतलब स्टेटर इम्पीडेंस को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये आपका क्या मिला, केवल रोटर रेजिस्टेंस मिला। अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, NR इक्वल टू क्या होता है, NS होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, वहाँ पर हम क्या किए थे, वोल्टेज को वेरिएशन किए थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए S इज ए लो, जब क्या अंडर नॉर्मल कंडीशन पे क्या होगा, NS इक्वल टू NR होगा लगभग, तो S की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS, तो ये अगर दोनों बराबर है लगभग तो S की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। अब इस कंडीशन में जो R2/S की वैल्यू होगी वो R2/S की ये छोटी वैल्यू है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये बहुत R2/S की वैल्यू बहुत बड़ी होगी कंपेयर टू S2, तो ये क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़े होने की वजह से इसको आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इग्नोर करने के बाद हम फिर वही टार्क का इक्वेशन जो पहले पा चुके थे, मेन इक्वेशन से ही तो पाए थे कुछ देर पहले। ठीक है, ये हम पा गए। अब यहाँ से I इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, वही इक्वेशन आएगा, I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज तो ये है जो आपने लगा रखा है, रेजिस्टेंस आपका ये है, तो I मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो R2/S क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सेम जैसे पीछे समझे थे। अब फिर हमने नेक्स्ट वही माना है कि एज्यूम द कांस्टेंट लोड टार्क, अगर लोड क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, जब मेरा लोड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो T इक्वल टू हमने कांस्टेंट लिखा। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को आप बदल नहीं रहे हैं, तो वोल्टेज आपका क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट पोर्शन है। ओमेगा S ये कि तो सिंक्रोनस स्पीड है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या हो रहा है, S/R2 क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, S/R2, क्योंकि TE को कांस्टेंट होने के लिए ये ऑलरेडी कांस्टेंट है और ये ऑलरेडी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मतलब S/R2 डैश को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। वही हमने लिखा
एस अपान आर टू डैश भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा यदि इस पर लोड क्या लगा रहे हैं, कांस्टेंट लगा रहे हैं, मतलब टीएल आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने लिखा आर टू एस अपान आर टू डैश इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपने देखिए क्या किए हैं, आपने इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने का प्रोविजन किए हैं। तो वही हमने लिखा है S1 अपान आर टू डैश इक्वल टू S2 अपान आर टू डैश प्लस आर ई डैश एक्सटर्नल। मतलब एक कंडीशन में आपने जब रोटर में रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया था ये था, और दूसरा कंडीशन ये था जब आपने रोटर में रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करने पर आप आर डैश एक्सटर्नल क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपने ये जो एक्सटर्नल ये आर टू डैश क्या है, रिफर टू प्राइमरी साइड किए हैं, तो इसको भी हमने क्या किया, रिफर टू प्राइमरी साइड है। आर ई यहाँ देखिए आर ई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑन द रोटर साइड, जब इसको रिफर करेंगे प्राइमरी साइड तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश एक्सटर्नल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या यहाँ से अगर इन दोनों से अगर हम बात करें S1 S2 इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे S1 और ये इधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसके अपान हो जाएगा, ये सीधे इसको इधर ले जाइए तो ये क्या बचेगा, S2 इक्वल टू लिखेंगे, ये पूरा पोर्शन कहाँ चला गया, इस वाले साइड चला गया। तो S1 R2 डैश प्लस R डैश एक्सटर्नल अपान R2 डैश, तो ये क्या आया, मेरा एक इक्वेशन मिला। अब आपने क्या पाया, ध्यान से देखिए, ये वाला ऊपर ये S2 है और ये S1 है, यहाँ से देखिए ये पोर्शन क्या है, बड़ा है और ये क्या छोटा है, तो यहाँ से जो आएगा S2 क्या होगा, वो आपको बड़ा मिलेगा। मतलब रेजिस्टेंस को आप ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, आपको बड़ा मिलेगा। क्लियर है। तो ये बड़ा होने का अर्थ ये हुआ कि S2 बड़ा है कंपेयर टू S1 की, मतलब आपने कोई भी रेजिस्टेंस अगर ये नहीं ऐड करते तो दोनों बराबर होते हैं, आपने इसको ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये जैसे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऐड किया तो S2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जब S2 बड़ा हो जाएगा तो NR इक्वल टू क्या होता है, NS 1 माइनस S। तो ये जैसे बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, मतलब S2 बड़ा था तो अब यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और S1 छोटा था तो N1 बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। मतलब आपने रेजिस्टेंस को जोड़ा, रेजिस्टेंस को जोड़ने पर क्या हो गई, आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है। मतलब रेजिस्टेंस जोड़ने पर स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ने पर स्लिप बढ़ती है, स्पीड कम होती है, अर्थात मोटर भी क्या है, सेम कंडीशन वो बिलो स्पीड से नीचे मिलेगा। ठीक है। अब करंट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि करंट का यही फार्मूला हमें पता है, और यहाँ पर आपने क्या पाया कि इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो ये पोर्शन क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट, मतलब करंट आपको क्या मिला, कांस्टेंट। यहाँ पर करंट आपको कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा था, करंट कम ज़्यादा हो रहा था। ये क्या होगा, करंट कम ज़्यादा नहीं हो रहा है और रेजिस्टेंस आप जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका कॉपर लॉस बढ़ेगा और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, ये मेथड भी क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।